अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन टेलीविजन चैनल प्राइम कनाडा टीवी और मैं मोहम्मद उमर खान प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कनाडा के अहम मौज़ूआत का जिक्र करते हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार और मुबस्सिरीन की राय लेते हैं ताकि कनाडा में मुकीम तमाम अफराद, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानीज हों या कनाडा में बसने वाले बाशिंदे, उन्हें इस बात का इल्म हो सके कि कनाडा के इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। कनाडा के तमाम ही प्रोविंसेस के अंदर और कनाडा की तमाम ही रियासतें जो इस वक्त कोविड-19 का शिकार दिखाई दे रही हैं और वहां पर ये मामला जो कि कोविड-19 के केसेस से मुताल्लिक हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन तमाम ही प्रोविंसेस के जो प्रीमियर्स हैं और कनाडा के भी प्राइम मिनिस्टर, उनकी भरपूर ये कोशिश है कि कनाडा को वो इस कोविड-19 की सिचुएशन में इकोनॉमिकली भी तमाम तर चैलेंजेस से निकाल सकें और कनाडा के लोगों के लिए हेल्थ सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा वो खिदमात अंजाम दे सकें जो वहां के अवाम के लिए एक बेहतर माहौल मुहैया कर सके। लेकिन ये एक पहला एक्सपीरियंस है और ये पहली क्रिसमस होने जा रही है कनाडा की नेक्स्ट मंथ में, जब ये सिचुएशन देखने में आ रही है कि कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा पाबंदियां हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन है। टोरंटो की भी तकरीबन यही सूरत हाल है और ब्लैक फ्राइडे जो कल है, और इस ब्लैक फ्राइडे पे जहां एक सेलिब्रेशन वाला या शॉपिंग वाला एक मरहला होता था और क्रिसमस की तैयारियों का बाकायदा आगाज ब्लैक फ्राइडे से होता था, लेकिन अब वो सिचुएशन होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्या सिचुएशन है इस वक्त टोरंटो की और इस वक्त वहां पर बसने वाले लोग जो हैं किस तरीके से ब्लैक फ्राइडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन तमाम तर मामलात पे भी हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ आज जो शख्सियत टोरंटो से मौजूद हैं, पाकिस्तान की सहाफत में वो अपना एक मुमताज मकाम रखते हैं और इस वक्त वो टोरंटो में ही मुकीम हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुबस्सिर हैं और मुख्तलिफ पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर और कनाडा की भी ब्रॉडकास्टिंग जो एसोसिएशंस हैं या वहां पे जो रेडियो है या वहां के जो टेलीविजन हैं उन पे भी हम अक्सर उन्हें देखते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त जनाब जुनैद जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम उमर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई होप कि आप खैरियत से होंगे टोरंटो में और मौसम जो वहां का इंतहाई सर्द होगा उसे भी इंजॉय कर रहे होंगे। जी जी, इनफैक्ट जैसा कि आपने कहा इंतहाई सर्द बिल्कुल हो चुका है। इसी हफ्ते से जो है इसकी पहली स्नो बाकायदा हो चुकी है। लोग इंजॉय भी कर रहे हैं क्योंकि कुछ चेंज उनको देखने में मिला है। एक वाइड चेंज जो है वो ओवरऑल सा रहा है, लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा भी ठंड नहीं हुई है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है। आपके देखिए इन द मिड ऑफ दिसंबर इट्स एक्सपेक्टेड टू गेट इट मोर कोल्ड। जुनैद, मुझे ही बताइएगा कि ब्लैक फ्राइडे भी है और फिर क्रिसमस का बाकायदा एक आगाज होता है, लेकिन अभी कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से ये देखने में आ रहा है कि सारे मामला डिस्टर्ब हैं। टोरंटो में आप वहां मौजूद हैं, आप वहां की क्या सिचुएशन देख रहे हैं? वहां पे केसेस की क्या तादाद है? हेल्थ सेक्टर जो है किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिवली अपनी परफॉर्मेंस अदा कर रहा है? जी हाँ, जैसे कि आपके इल्म है कि कोविड के हवाले से ओवरऑल सारी दुनिया ही इससे मुतासिर हुई है। अब तो ये बहुत ज़्यादा ये जुमला इस्तेमाल हो चुका है कि जो सारी दुनिया इससे मुतासिर है, सभी इससे मुतासिर हैं। ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो हम देख रहे हैं कि सुनने में आ रहा है कि सेकंड वेव जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा मोहलिक साबित हो भी रही है और मजीद होने का खदशा भी है। तो ये चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि जो पहली वेव को कंट्रोल कर लिया गया था बहुत हद तक दुनिया के बेशतर ममालिक में, उसी उसी वेव के अंदर ही, यानी कि जब उसकी प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे, उसी उसी में कहीं जो है इसके बेहतियातियां बहुत ज्यादा सामने आई। यही वजह है कि सेकंड वेव जो है लोगों ने लाइट ले लिया था और यही वजह है कि सेकंड वेव के अंदर हम देख रहे हैं कि काफी लोग इससे मुतासिर हैं। ओवरऑल 11,000 के आसपास जो है डेथ्स हुई हैं कोविड की वजह से कनाडा में, और तकरीबन 3.5 लाख के करीब केसेस थे जो कि कनाडा में रिपोर्ट हुए, जिसमें से अभी भी हम देखते हैं कि एज ऑफ नाउ, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त भी ऑलमोस्ट 450 के करीब क्रिटिकल केसेस जो हैं वो यहाँ हैं, मौजूद हैं। लेकिन अगर हम देखें जो कि रिकवर हो रहे हैं या माइल्ड जिनके सिम्टम्स हैं वो अराउंड कोई 40 से 1,000 के करीब है। तो ये भी एक अलार्मिंग नंबर है क्योंकि उसी में से क्रिटिकल मजीद होने का भी खदशा है। तो ये एक ओवरऑल सूरत हाल हम देख रहे हैं एज फार एज कनाडा इज कंसर्न, या
ओंटारियो में जिस तरीके से अब इन्होंने कुछ प्रिकॉशंस लिए हैं सेकेंड वेव को हैंडल करने के लिए, वो इन्होंने ये किया है कि ओंटारियो के अंदर एक पील रीजन है। पील रीजन के अंदर जो है वो काफी सारे शहर आते हैं, जैसे कि मिसिसागा बहुत पॉपुलर शहर है। जो ओवरसीज हैं लोग वो देखते होंगे, जो पाकिस्तान की अगर हम बात करें या दीगर मुल्कों में मिसिसागा काफी पॉपुलर है, तो ये पील रीजन में आता है। पील रीजन में जो है ब्रैम्पटन सिटी भी आता है। अ, इसके तो ये जो पील रीजन है पूरा का पूरा, ये इन्होंने अब मजीद 28 डेज के लिए इसको भी देख लीजिए, मंडे से इन्होंने शुरू किया है। और मंडे से इन्होंने यानी इसी वीक से ये शुरू किया है, और ये अब 28 डेज के लिए इन्होंने ऐलान किया था, जो कि डग फोर्ड है ओंटारियो के प्रीमियर, जैसे कि सीएम कह सकते हैं उनको। तो प्रीमियर डग फोर्ड ने ये ऐलान किया था कि 28 डेज के लिए इसमें लॉकडाउन उन्होंने कर दिया पील रीजन को। लेकिन इसमें एक अहम बात यह है कि स्कूल्स को उस तरीके से लॉकडाउन नहीं किया गया है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ स्कूल्स जो है वो ओपन है, और साथ साथ जो जो बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी जो सब्जेक्ट्स हैं या नेसेसिटी जो बिजनेसेस हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, प्रोफेशंस हैं, उनको भी इसमें ईज दिया गया है, प्रोवाइडेड के वो इसके जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो उसको फॉलो करेंगे। साथ साथ टोरंटो में भी यही सूरत हाल है कि टोरंटो जो मेन सिटी है, कनाडा का सबसे पॉपुलर सिटी है टोरंटो, उसको भी इन्होंने 28 डेज के लिए लॉकडाउन कर दिया है। लेकिन वहां पर भी जैसे कि जो स्कूल्स हैं, कुछ प्रोफेशन हैं, उनको एक्सेप्शन हासिल है। लेकिन वो गहमा गहमी और वो सूरत हाल देखने में नहीं आ रही जो आपसे आप कह सकते हैं कि लास्ट वीक जो देखने में आ रही थी टोरंटो और गिरदोनेवा में, वो सूरत हाल देखने में नहीं आ रही है। ये प्रिकॉशंस मेजर्स इन्होंने इसीलिए लिए कि जो जैसे कि मैंने कहा कि फर्स्ट वेव के अंदर जो बेहतियातियां लोगों ने की थी, जैसे कि रेस्टोरेंट्स ओपन हुए थे तो लोग धड़ाधड़ जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गए। लोगों ने सही तरीके से जो एसओपीज थे वो फॉलो नहीं की, और एक दूसरे से, क्योंकि बहुत अरसे से यानी कि 7-8 महीने से तो घरों में थे, अपने रिश्तेदारों अहबाब से नहीं मिल पा रहे थे, तो उन्होंने इस मौके से फायदा उठाया जैसे कि फर्स्ट वेव ओवर हुई थी। और यही वजह है कि सेकंड वेव जो है वो मजीद मजीद इससे भी खराब होने का अंदेशा है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट के सूरत हाल कंट्रोल में आ जाए। अच्छा जुनेद, ये बताइएगा कि लोगों का क्या कहना है वहां पर। बेशक लोगों के लिए मुश्किलात तो होंगी, और जितने दिनों के लिए भी एक लॉकडाउन वाली पोजीशन है, उसमें लोग अपनी क्या राय अपना रहे हैं? लोगों का तो बेसिकली आप देख लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा मिली मिली जुली एक राय है। जैसे कि स्कूल्स हैं, स्कूल्स को उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, लेकिन एज ऑन द कॉन्ट्रेरी हम पाकिस्तान में देखते हैं तो वहां पर हमें स्कूल लॉकडाउन और ये जो एक आध महीने के लिए इन्होंने किया है, जाहिर है कि कोविड की सेकंड वेव के हवाले से किया है, लेकिन वो यहाँ पर इन्होंने नहीं किया है। तो अब कुछ पेरेंट्स जो है वो इससे मतलब थोड़ा उनको रेजोल्यूशन हैं कि जी ये कहीं इस तरह से बच्चे मुतासिर ना हो, खुदा न खास्ता। एक तो ये हम इसमें देख सकते हैं। दूसरे साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि लोगों में, चूंकि यहाँ पे उस हद तक वो प्रॉब्लम्स नहीं है कि इकोनॉमिक इश्यूज के हवाले से, जैसे कि हम मुख्तलिफ कंट्रीज में देखते हैं या इवन इन पाकिस्तान देखते हैं कि गवर्नमेंट ने उस तरीके से मेजर्स नहीं लिए कि जिस तरीके से लेने चाहिए थे या एक्सपेक्टेड थे। बस एक दफा उन्होंने कुछ इमदाद दी है और कुछ उन्होंने इंसेंटिव्स दिए हैं, लेकिन वो बात वही होती है कि ग्रास रूट लेवल तक वो इंसेंटिव उस तरह से नहीं पहुंचा जो कि मिलना चाहिए था, जिससे जो जो रोजगार नहीं कर सके उन तक। और फिर स्मार्ट लॉकडाउन, जैसे कि पाकिस्तान में भी स्मार्ट लॉकडाउन की टर्म जो है वो मुतारिफ कराई गई, लेकिन वो भी आप देख रहे हैं कि किसी मजाक से कम नहीं है। ये तो पाकिस्तान की बात हो गई, और पाकिस्तान में मजीद हम बातें करें तो काफी इससे तवील हो सकती है बात, जिसमें काफी सारी ओपिनियंस पे डिस्कशन किया जा सकता है। मगर जहां तक ये मैंने रेफरेंस इसलिए दिया पाकिस्तान का कि कनाडा की जो सूरत हाल है वो ऑफ कोर्स उस तरीके की नहीं है। एक तो ये कि यहाँ पर जो कोई है वो इनको पता है कि जी इतने लोग हमारे हैं और ये उनके नंबर हैं और ये उनकी लोकेशन है, दे नो इट ऑल। तो इस वजह से एक तो ये एक वजह है। दूसरी ये वजह है कि इन्होंने इकोनॉमिकली यानी कि इंजेक्ट डॉलर्स जो है वो इंजेक्ट किए हैं इन्होंने, और लोगों को अभी भी आप अगर देखें सेकंड वेव के अंदर भी इन्होंने कॉन्टिन्यूसली लोगों को जो है वो आप कह लीजिए कि इंसेंटिव या बेनिफिट्स जो है वो मुसलसल इनको लोगों को मिल रहे हैं। जो लोग कंटिन्यूली जॉब नहीं कर पा रहे हैं अपनी, या उनको ब्रेक आया है या उनको जो है नौकरियों से ले ऑफ किया गया है, तो उनको ये लोग देख रहे हैं। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस हवाले से, और साथ साथ जो बिजनेसेस हैं उनको भी इन्होंने सॉफ्ट लोन्स
भी दिए हैं। यानी आप देख लीजिए, पहले $40,000 का इन्होंने लोन जो स्मॉल बिजनेसेस से उनको दिए थे, और साथ ही साथ इन्होंने फिर एक्सटेंड कर दिया उसको कि 20,000 मजीद इसमें बढ़ा दिए हैं। अब इस टोटल 60,000 में से आप देखिए कि $20,000 जो हैं वो फॉरगिवेबल है, यानी कि जो वापस जिसने लोन लिया है वापस जो अमाउंट करनी है वो सिर्फ 40,000 करनी है, लेकिन टोटल जो लोन वो ले सकता है वो अप टू $60,000 ले सकता है। तो $20,000 का तो ये है, और वो भी विद इन 2 ईयर्स जो है उन्होंने वापस कर दिया। तो हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड और जो थर्ड वर्ल्ड, गो के मैं इतना ज्यादा इस टर्म को नहीं इतना लाइक करता हूँ, या आप भी नहीं करेंगे, लेकिन ये एक हकीकत बन के जो है ना उभरा है, और एक दुनिया का जो एक इम्तिहान था वो इसमें हमने देखा है कि किस तरीके से कौन सुरखरू हो सका है, कौन आगे बढ़ सका है, ये वाकई लोगों के लिए कौन सी गवर्नमेंट या कौन सी कंट्री जो है वो इस तरह कर सका। तो वो वाले बुनियादी मसाइल यहाँ नहीं है जो कि पाकिस्तान में हमें देखने में आते हैं। ठीक है जुनेद, जुनेद ये भी मुझे बताइएगा कि इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि रियल एस्टेट का एक ऐसा सेक्टर है बिजनेस में, और कनाडा में भी यकीनी तौर पे इसको बड़ा एक रेप्यूटेबल एक मकाम हासिल है। तो ये कैसा चल रहा है, और आपके हवाले से भी हम थोड़ा बहुत ये जानते हैं कि आप इस फील्ड से मुंसलिक हैं, तो ये रियल एस्टेट सेक्टर भी कोविड की वजह से मुतासिर हुआ है कनाडा के अंदर, टोरंटो के अंदर, और अगर मुतासिर हुआ है तो किस हद तक हुआ है? ऑफ कोर्स, जैसे कि तमाम इकोनॉमी को एक धचका लगा है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को धचका लगा है, इस तरह से हम देखते हैं कि कनाडा भी उससे जाहिर है कि अलग नहीं है, और ओवरऑल धचके में इकोनॉमी आई है। ये अलग बात है कि कनाडा की गवर्नमेंट्स ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने और फेडरल गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंजेक्ट किए हैं, और ताकि लोगों का जो एक लाइफस्टाइल है वो बरकरार रह सके, और लोगों को जो है वो किसी से लोन लेने की या आप कह लीजिए अपने ऊपर डेट चढ़ाने की नौबत ना आए। और इस हवाले से दीगर भी इन्होंने काफी जो जिनके ऊपर ऑलरेडी जो डेट्स में थे उनके लिए भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज के एहतमाम किया गया था। अब जहां तक रियल एस्टेट की बात है, तो रियल एस्टेट के अंदर भी यहाँ लोगों में कुछ कंफ्यूजन भी है। कुछ लोग यानी कि मुख्तलिफ आराय यहाँ पर पाई जाती है, लेकिन फैक्चुअल हम देखें तो कुछ लोग इस सूरत हाल से फायदा भी उठा रहे हैं। कुछ लोग जो है वो इससे काफी, क्योंकि जो सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिसने अपनी प्रॉपर्टी को बेचना है, तो वो थोड़ा ये समझता है कि जी प्राइस मुझे ठीक नहीं मिल रही है। जो बायर है वो समझता है कि जी इस मौके से हम फायदा उठा लें। तो जहां तक जो बात होती है ना, टेक द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, तो एडवांटेज नहीं किसी का भी लेना चाहिए, ना सेलर को बायर का, ना बायर को सेलर का। ये हमें देखना चाहिए कि जो एक एक्चुअल सिचुएशन है, कि कोई अपनी प्राइमरी रेजिडेंस जो है, एक तो कोई ताजिर है या वो रियल एस्टेट का बिजनेस करता है, वो प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, इन्वेस्टर्स है, वो तो एक अलग सिनेरियो हो जाता है। लेकिन एक शख्स जो कि अपनी प्राइमरी रेजिडेंस को बेच रहा है अपनी किसी जरूरियात के बायस, अपनी फैमिली डोमेस्टिक मामलात के बायस, तो उसका भी टेक एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। तो ये हम देखते हैं कि जो इसकी जो ट्रू वैल्यू है, जो ट्रू वर्थ है, वो देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती है रियल एस्टेट के अंदर भी। कहीं कुछ इलाकों में बेस्ड ऑन द लोकेशन बूम भी आया है, बेस्ड ऑन द लोकेशन जो है वो प्राइसेस बहुत नीचे भी गई हैं। तो ये दोनों तरह की सूरत हाल है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो कोविड की वजह से रियल एस्टेट के धचका तो लगा है, क्योंकि उस तरीके से बिजनेस नहीं हो पा रहा, उस तरीके से ओपन हाउसेज नहीं हो पा रहे, उस तरीके से जो रियल्टर्स हैं वो क्लाइंट्स को अपने अप्रोच नहीं कर पा रहे, उस तरीके से मीटिंग्स नहीं हो पा रही, उस तरीके से लोग जो है वो एग्रेसिवली, यानी कि जैसे जैसे होता है सोशली आप नेटवर्किंग भी करते हैं, सोशली आप मिलते हैं, तो यही सूरत हाल रियल्टर्स को भी देखने में आ रही है कि रियल्टर्स उस तरीके से एग्रेसिवली या एक अपनी सर्टेन अप्रोच के साथ, जो कि प्री पेंडेमिक सूरत हाल थी, उसके साथ वो अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ा एक माइनस ऑफ कोर्स इसमें फैक्टर है। रियल एस्टेट के साथ साथ चूंकि जाहिर है कि लोगों से कम्युनिकेशन और इससे ताल्लुक है, तो ऐसे तमाम बिजनेस जिसमें मिलना जो था वो एक कलीदी किरदार, एक बुनियादी फैक्टर होता है, वो तमाम बिजनेसेस बशमूल रियल एस्टेट मुतासिर हुई है। लेकिन वो बिजनेसेस जो कि होम बेस्ड थे ऑलरेडी, या जो वर्चुअली चल रहे थे, या जो ऑनलाइन बिजनेसेस थे, उनमें हमने देखा है कि बूम आया है, क्योंकि जो यहाँ का कंज्यूमर है वो डाइवर्ट हो गया है। ऑनलाइन बिजनेसेस के ऊपर एक नई लोगों ने जहद के साथ देखना शुरू कर दिया है, और जो बिजनेसेस ऑलरेडी रन कर रहे थे वो खुद इसको ऑनलाइन की तरफ अपने काफी बिजनेसेस को ले गए हैं। तो ये एक बूम भी है। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर हम देखें तो ओवरऑल सूरत हाल इतनी ज्यादा खुशाइंद नहीं है। लेकिन यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले जो दिनों में या इस
जब ये सेकंड वेव जो इसकी है वो ओवर हो जाएगी तो फिर सूरत हाल बेहतर होने के इम्कान हैं। ठीक है, आई एम रियली थैंकफुल जुनेद, आपने जो रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से बात बताई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर पाकिस्तान का मुकाबला, पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर का मुकाबला कनाडा के रियल एस्टेट सेक्टर के साथ किया जाए तो यहाँ बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है पाकिस्तान में, और बिलखुसूस ये कि यहाँ प्रॉपर्टी रेट्स उस तरह नहीं बढ़ रहे जिस तरह कदरे बेहतर है सिचुएशन कनाडा में। जी, पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट है यहाँ की बहुत ज्यादा फर्क है, यानी कि उसमें बिजनेस रियल एस्टेट के अंदर ट्रेड करने में भी उसके जो जो नॉर्म्स या प्रिंसिपल्स या जो आपके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या जो बिजनेस एथिक्स हैं वो जिस तरीके से फॉलो किए जाते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट एक एनवायरनमेंट है पाकिस्तान में। यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान में आप देखें तो प्राइसेस मतलब उसमें कोई रेशनल नहीं आप निकाल सकते, यानी कि देयर इज नो रीजन कि इतनी मल्टी मिलियंस की प्रॉपर्टी, देयर इज नो लाइक आप बाहर आए तो सड़क टूटी हुई है, बाहर आए तो नाले जो है वो उबल रहे हैं, बाहर आए तो शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करता है, लेकिन अंदर यानी कि जो साइड के एरियाज है वहां पर भी मल्टी मिलियंस रुपीज की जो प्रॉपर्टी है वो इट डजंट मेक सेंस कि आप बुनियादी सहूलतें, क्योंकि आप उसी वक्त इतनी कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट सारे टैक्स भी उस प्रॉपर्टी पे लेती है, वो उसी वक्त उसको क्लेम कर सकते हैं कि जब वो उसकी साथ में आपको फैसिलिटीज तो दें। लेकिन ये एक बहुत ही अजीब फिनोमेना है पाकिस्तान में, जो हम देखते हैं कि रियल एस्टेट की प्राइसेस इतनी हाई के, यानी कि आप देख लीजिए, अगर मैं बहुत ही मोहतात अंदाजे से बात करूं तो पाकिस्तान की जो प्राइसेस है और कनाडा की प्राइसेस है बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर भी जो है वो 5 करोड़ की जो प्रॉपर्टी जो शायद डिफेंस में भी अब ना मिले या मिले तो वो जो 500 गज का कुछ कुछ मिल जाए तो वो यहाँ पर उतने ही पैसे इन्वेस्ट करें तो यू आर गेटिंग फैसिलिटीज आपके पास कम से कम। जैसे कि मैंने ये मामला गिनवाया कि पाकिस्तान में ये मसाइल है, वो ऑफकोर्स यहाँ नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं रैशनल उसका मिलता है, कोई रीजन मिलता है कि यस अगर ये प्राइस है तो, लेकिन प्राइस वही है, मामला जो है बिल्कुल डिफरेंट है, सिविक सेंस मतलब उसका भी फर्क है, सोशल सिक्योरिटी उसका भी फर्क है, तो ये फर्क बहुत ज्यादा है। इतने ज्यादा प्राइसेस ऑफकोर्स नहीं होनी चाहिए, और खुसूसन जैसे कि 50 लाख घरों का वादा था, तो वो जाहिर है कि एक गरीब तबके के लिए या जो मुतवसत से जरा नीचे का तबका है या मुतवसत तबका भी है जो कि उससे ज्यादा पिसता है हर तरह की सूरत हाल में, तो उनके लिए एक खुशी की एक बात तो थी, मगर ऑन द ग्राउंड कुछ ऐसा ऑफकोर्स वहां दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी कनाडा में जो इस तरह के जो लोअर इनकम के जो तबका है उसके लिए यहाँ पे हाउसिंग स्कीम्स भी हैं, उसके लिए यहाँ पे उनको फैसिलिटेट भी किया जाता है, और सूरत हाल बहुत अच्छी है, बेहतर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जुनेद, आपने हमें टोरंटो से लाइव ज्वाइन किया और प्रोग्राम का हिस्सा बने। आई एम रियली थैंकफुल टू ज्वाइन प्राइम कनाडा टीवी। थैंक यू सो मच। और अब बात करेंगे नाजरीन कनाडा के अंदर कोविड सिचुएशंस की, और कोविड सिचुएशंस में जो केसेस बढ़ रहे हैं उन केसेस का जिक्र करते हैं, क्योंकि 3,47,446 अब तक ये वो केसेस हैं जो रिकॉर्ड किए गए शुरू दिन से लेकर अब तक, और इन केसेस में अभी भी 58,525 केसेस जो कि एक्टिव केसेस तस्वुर किए जा रहे हैं। अगर मैं ओंटारियो का जिक्र करूं तो 1,373 नए केसेस रिकॉर्ड हुए हैं और 35 डेथ हुई हैं इस वीक में, और हेल्थ ऑफिशियल्स का यह कहना है कि 523 अफराद इस वक्त अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिनमें से 159 अफराद इंटेंसिव केसेस का शिकार हो चुके हैं। क्यूबिक की अगर बात की जाए तो वहां पे हेल्थ ऑफिशियल्स ने जो नए केसेस की तादाद बताई है वो 1,100 के करीब है, और इन केसेस में जो 28 अफराद हैं वो लुक्मा अजल बन चुके हैं। हेल्थ अथॉरिटीज ने यह भी बताया है कि 655 अफराद इस वक्त क्यूबिक के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जबकि 93 अफराद इसमें ऐसे हैं जो इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर यानी आईसीयू का हिस्सा बना दिए गए हैं। मैनिटोबा की अगर बात की जाए तो वहां पर भी बहुत ही सिचुएशन खराब दिखाई दे रही है, और बहुत से अस्पतालों को आर्जी तौर पर बंद भी कर दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ जगहों पर आइसोलेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं ताकि कोरोना और कोविड-19 के इन मरीजों को सेहतियाब करने के लिए इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। मैनिटोबा के हेल्थ ऑफिशियल्स ने बताया है कि 349 नए केसेस कोविड-19 के रिपोर्ट हुए हैं, और ये आदाद शुमार बुध तक के हैं यानी वेडनेसडे तक के हैं, और नए केसेस की तादाद जो 303 तक जा पहुंची है और क्रॉस कर गई है। इसमें वो अफराद भी शामिल हैं जो अस्पतालों में जेर इलाज हैं, और 50 अफराद उन जेर इलाज अफराद में से ऐसे हैं जिन्हें आईसीयू मुंतकिल
मुंतकिल कर दिया गया है। यानी इनकी हालत बहुत तशवीशनाक तस्वुर की जा रही है। अल्बर्टा का अगर जिक्र किया जाए तो वहां पर भी 500 से जायद हो चुकी है उन केसेस की तादाद, जिसमें जाँबहक अफराद की भी तादाद शामिल है और कुल मजमूई केसेस 1265 रिकॉर्ड किए गए हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर डेना हेंशो, उनकी जानिब से ट्विटर में बताया गया है कि लोग अपने प्यारों का खुद ख्याल रखें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। बढ़ते हुए केसेस इस बात की अलामत हैं कि मजीद भी लोगों की अमवात रूनुमा हो सकती हैं। इस वक्त अगर जिक्र किया जाए तो 13,719 एक्टिव केसेस हैं और ये एक्टिव केसेस हैं अल्बर्टा के हवाले से, और 355 कोविड-19 के केसेस जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों से रिकॉर्ड हुए हैं, उनमें 71 केसेस ऐसे हैं जो कि ICU में मुंतकिल हो चुके हैं। ये अफराद जो कि ICU में मुंतकिल हुए हैं, इनकी जान को ज्यादा खतरा है। ब्रिटिश कोलंबिया का जिक्र करते हैं जहां पे मजीद 13 अमवात गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड हुई हैं। 738 नए केसेस कोविड-19 के रिकॉर्ड हुए हैं और अस्पतालों में 294 अफराद जेर इलाज हैं, जिनमें से 61 अफराद ICU मुंतकिल कर दिए गए हैं। कोविड-19 के कनाडा और कनाडा की मुख्तलिफ प्रोविंसेस के ये वो ताज़ा आदाद शुमार हैं जो ये बता रहे हैं कि जैसे ही मौसम सरमा का आगाज हुआ था उसके बाद से लेकर अब तक और आने वाले दिनों में भी इन केसेस में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज कनाडा हाईलाइट में एक और अहम रिपोर्ट जो कि कनाडा से मुताल्लिक है कि हॉकी कनाडा को टेम्पररी तौर पे शटडाउन किया गया है और जूनियर टीम जो है उसकी शटडाउन हो चुकी है, यानी उसको अभी घर बिठा दिया गया है। इनका पूरा सिलेक्शन कैंप जो है वो बंद कर दिया गया है और उसकी जो बुनियादी वजूहात हैं वो ये है कि इस कैंप में शामिल 2 लोगों के जब कोविड-19 के टेस्ट हुए हैं तो उसमें उनके टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं। पॉजिटिव टेस्ट आने के बाद इस पूरे कैंप को, जो कि जूनियर हॉकी टीम के सिलेक्शन का कैंप था, उसे शट डाउन कर दिया गया है और हॉकी कनाडा ने टेम्परेरी तौर पे इसे शट डाउन किया है। हॉकी कनाडा ने इस बात का ऐलान गुज़िश्ता बुध को किया और कोचेस और स्टाफ को भी कैंप में आने से रोक दिया गया है और कहा गया है कि 14 दिन तक ये लोग क्वारंटाइन रहेंगे और तमाम कैंप एक्टिविटीज दिसंबर की 6 तारीख तक बंद कर दी गई हैं। और यह भी बताया गया है कि 2 प्लेयर्स के जो टेस्ट हुए कोविड-19 के वो पॉजिटिव आ चुके थे, उन्हें भी क्वारंटाइन करने का मंसूबा बनाया गया है। साथ ही पूरी टीम को भी ये सजेशन दी गई है कि वो खुद को आइसोलेट कर लें और वो क्वारंटाइन हो जाएं, ताकि अगर किसी और को भी कोविड-19 का कोई शिकार हुआ है तो मजीद उससे ये बीमारी या वबा दूसरे शख्स में मुंतकिल ना हो, ट्रांसफर ना हो सके। और इसी गर्ज से हॉकी कनाडा का जो ये कैंप लगाया गया था वो टेम्परेरी तौर पर शटडाउन किया गया है। और आज कनाडा हाइलाइट्स में इख्तितामी स्टोरी जो कि एक ट्रिब्यूट स्टोरी है डायगो मैराडोना के हवाले से, अर्जेंटीना के सबसे फेवरेट, सबसे लेजेंड फुटबॉलर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, 60 बरस की उम्र में आर्ज़े कल्ब के बाइस और हरकत कल्ब बंद हो जाने के बाइस इंतकाल कर गए हैं। पूरी दुनिया ही और फुटबॉल के शायकीन, इनके चाहने वाले गमज़दा हैं और अर्जेंटीना के अंदर सबसे फेवरेट समझे जाने फुटबॉल की दुनिया के सबसे अहम और सबसे लेजेंड अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे। डायगो मैराडोना जिनके हवाले से कहा जाता है कि हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हुई है और उनके बारे में इस वक्त पूरा ही अर्जेंटीना और दीगर फुटबॉलर्स भी मुख्तलिफ दुनिया के, चाहे उसमें ब्राज़ीलियन फुटबॉलर्स हों, जर्मनी के फुटबॉलर्स हों, सब ने ही अपनी जानिब से अफसोस का इजहार किया है। 1986 का वर्ल्ड कप जो कि एक बहुत बड़ी विक्ट्री था और उसने अर्जेंटीना को फुटबॉल की दुनिया में एक बड़ा मकाम दिलवाया था और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ मैराडोना का है। और आज भी अर्जेंटीना से ताल्लुक़ रखने वाले वो नए फुटबॉलर्स जो इस मैदान में अपने जौहर दिखाना चाहते हैं, वो मैराडोना को अपना सुपर हीरो मानते हैं और अपना आइडियल तस्वुर करते हैं। तो मैराडोना अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी फुटबॉल के लिए की जाने वाली कोशिशें, काविशें और खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। आज कनाडा हाईलाइट से अपने मेज़बान मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों, अपडेट्स और ताज़ा तरीन कनाडा की इत्तलात के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी।